हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद माफिया ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी वेंडवान से मिलता है, लेकिन वेंडवान उसे कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके बारे में वो अपने अंकल से बात करता है। वहीं उसके अंकल से बात करने पर उसे पता चलता है कि वेंडवान किस तरह का इंसान है और वेंडवान साउथ कोरिया क्यों गया था ये भी आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के कुछ टाइम पहले बस वहीं वांगजी तो कुरैन को छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुरैन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो कहते हैं उसका आना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो यहाँ क्यों आया है, मुझे इस बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ बेन रोहान को देखते हैं। बेन रोहान जो अपने हॉल में और अपने सोफे पर बैठा हुआ था, तभी एक पर्सन उसके सामने आता है। बेन रोहान कहता है, मैंने जो कहा क्या तुमने किया? वहीं उसका बेटा भी वहीं बैठा हुआ था। वो पर्सन कहता है, हाँ सर मैंने किया। एक्चुअली लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों के ओमेगा हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वैंडवान कहता है, ओह लेकिन वैसे उनके ओमेगा हैं कौन? वो पर्सन कहता है, सर उनके ओमेगा बी चांसे के दोनों ओमेगा बेटे हैं। तभी वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, क्या बी चांसे के बेटे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बी चांसे ने अपने बेटों की शादी लैन के साथ कर दी? लेकिन कुछ भी हो, मैं इतना तो जानता हूँ, मैं कैसे भूल गया कि लैन कुरेन और वीचान से बहुत अच्छे दोस्त थे। वीचान से शुरू से जानता था कि लैन कुरेन माफिया है। उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसने एक माफिया के नेफ्यू के साथ अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। खैर, तभी वो पर्सन कहता है, सर लैन वांगजी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ओमेगा है और लैन सिचेन की भी सबसे बड़ी कमजोरी उसके ओमेगा है। और दूसरी बात सर, उनके दोनों के ओमेगा प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर बेंचाओ कहता है, क्या? तभी वेंडवान कहता है, क्या तुम्हारे पास उनकी फ़ोटोज़ हैं? ऐसा कहता है, जिस पर वो पर्सन कहता है और अपनी जेब से वो दो फोटो निकालता है और उन्हें सीधा वेंडवान के सामने रख देता है। वेंडवान उन फोटोज़ को देखता है। तभी वेंचाओ की नज़र विंग और चैंग पर पड़ती है। वो उन फोटोज़ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, क्या इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा, और उनके आखिर उन्हें इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा कैसे मिल गए? वेंडवान कहता है, वेंचाओ। वेंचाओ कहता है, डैड क्या हो अगर इनमें से एक ओमेगा मुझे मिल जाए? वेंडवान एक स्मक करता है और कहता है, तो क्या तुम एक मागडू मेघा को रखना चाहते हो? वेंचाओ कहता है, डैड क्या फ़र्क पड़ता है अगर कुछ दिन मैं मस्ती करना चाहूँ और एक नहीं बल्कि दोनों के साथ? वेंडवान कहता है, सच में? तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे जल्दी जल्दी। वेंचाओ एक स्माइल करता है। वहीं वेंडवान जो अपने बेटे की आंखों में उन दोनों के लिए लस्ट देख पा रहा था, वहीं वेंचाओ कहता है, बहुत जल्दी तुम दोनों मेरे पास होगे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खुश कर दूंगा। ऐसा कहता है। वहीं वेंडवान उस पर्सन से कहता है, और उनके बारे में क्या खबर है? तभी वो कहता है, और वो दोनों ओमेगा हमेशा अपने अल्फ़ा के साथ ही रहते हैं, उनके अल्फ़ा उन्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। वेंचाओ कहता है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहता है। वेंडवान कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता, समझे? वेंचाओ, अगर तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो याद रखना कि मैं क्या करूँगा। वेंचाओ कहता है, ठीक है डैड, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों ही अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, बोलो। वांगजी कहता है, विंग मैं एक बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? पर क्यों? वांगजी कहता है, विंग मुझ पर ट्रस्ट करो प्लीज़। विंग कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे साथ बॉडीगार्ड रखना क्यों चाहते हो? वांगजी कहता है, तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के साथ। विंग कहता है, पर तुम हमेशा तो मेरे साथ होते हो। वांगजी कहता है, कभी ऐसा भी होता है कि मुझे किसी मीटिंग से बाहर जाना पड़ता है और तुम अकेले घर जाते हो, इसलिए विंग प्लीज़ मुझे अपने लिए बॉडीगार्ड रखने दो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है वांगजी। देखो वांगजी, तुम मुझ पर इतने सारे रोक लगाते हो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं बॉडीगार्ड्स रखूं? बिल्कुल नहीं वांगजी, मैं ये नहीं रख पाऊंगा। वांगजी कहता है, बनी प्लीज़ मेरे लिए।
भीम कहता है क्या बात है भांग जी, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? भांग जी कहता है भीम, मैं नहीं जानता कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या कम, लेकिन कल मैं एक ऐसे पर्सन से मिला, मुझे वो लगकर कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे पिता की मौत में कहीं उसका हाथ तो नहीं। भीम कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है टाइम आने पर मैं बच्चा तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ तब तक मेरी बात मानो। भीम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वांग जी भीम की कमर को पकड़ता है और उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच बेबी, तुम नहीं जानते तुमने ये कहकर मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील कराया है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मुझे डर लग रहा था, अगर तुमने मना कर दिया तो क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? भीम कहता है भांग जी तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, फिर इतना क्यों डर रहे हो? भांग जी कहता है नो भीम, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी एक गलती की वजह से मैं तुम्हें खो दूँ। भीम कहता है तुम हमें कुछ नहीं करोगे, और मैं जानता हूँ कि तुम और मुझे और मेरे होने वाले बच्चे दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं जो आज बहुत साइलेंट थे। चैंग धीरे से उठता है और सिचैन के पास जाकर उनकी लैब में बैठ जाता है। सिचैन चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है क्या बात है, आज इतने शांत क्यों हो? चैंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चैंग कहता है क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सिचैन कहते हैं बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। चैंग कहता है तुम बताओ। सिचैन कहते हैं चैंग पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सा डर लग रहा है, जैसे तुम्हें मैं खो ना दूँ। चैंग कहता है सिचैन क्या हुआ है आपको, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चैन कहते हैं पता नहीं चैंग, बहुत अजीब सा डर लग रहा है। कल से मैं जब उससे उस इंसान से मिला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सिचैन कहते हैं चैंग मेरी एक बात मानोगे? चैंग कहता है मैं तो आपकी सारी बातें मानता हूँ। सिचैन कहते हैं चैंग अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो प्लीज़ कहीं मत जाना। चैंग कहता है सिचैन तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मुझे छू सकता है? सिचैन कहते हैं ऐसा नहीं है बच्चा कि कोई तुम्हें छू सकता है, लेकिन मैं जिस बात से डर रहा हूँ वो छूने वाली बात नहीं है, वो ये बात है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। चैंग सिचैन का फेस पकड़ता है और कहता है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिचैन कहते हैं बस इतना कि खुद का ख्याल रखो, अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ तो घर से बाहर मत निकलो, घर पर रहो। चैंग कहता है ठीक है, लेकिन अब डरना बंद करो, आप इस तरीके से डरोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिचैन एक स्माइल करते हैं। चैंग सिचैन के लिप्स पे किस करता है और कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरा माफिया अल्फा इस तरीके से डरे। ये सुनकर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं पर मैं तो डरता हूँ। चैंग कहता है किससे? सिचैन कहते हैं अपने ओमेगा से। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल मुझसे आपको डरना चाहिए, याद रखिए अगर आप मुझसे नहीं डरे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सिचैन कहते हैं तभी तो मैं तुमसे डरता हूँ। ये सुनकर चैंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं बींग अपनी केबिन में चला जाता है और वांग जी अपनी केबिन में था। तभी वांग जी जो एक पर्सन को बुलाता है, वो पर्सन वांग जी के सामने खड़ा था। वांग जी कहता है वेंडवान के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ, आखिर वो उस टाइम पर से 1 महीने पहले कोरिया क्यों गया और अब कोरिया आने का उसका क्या इरादा है और वो कोरिया वापस आया है? वो पर्सन कहता है ठीक है सर, मुझे कुछ टाइम दीजिए, जिस पर वो कहता है। वहीं वांग जी ने एक बॉडीगार्ड जिसका नाम जॉन है उसे विंग और चैंग दोनों के लिए रख दिया है। अगर कभी भी चैंग अकेला होगा तो जॉन उसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर विंग अकेला है तो जॉन उसे प्रोटेक्ट करेगा। विंग को हालांकि ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वांग जी के लिए वो कुछ नहीं कहता और हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पता है वांग जी उससे कितना प्यार करता है और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वांग जी को वेंडवान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता और वांग जी बहुत गुस्सा था। हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी उसे लेकर, लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ विंग और चैंग भी अब थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं जॉन जो हमेशा हर जगह विंग और चैंग को प्रोटेक्ट करता था, वहीं हम देखते हैं दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। विंग कहता है गगा
मैं तो थक गया हूँ। वांग जी हमें कहीं भी अकेले नहीं जाने दे रहा। चैंग मुंह फुलाता और कहता है, बिल्कुल, तुम्हें पता है मैंने से चैन से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि कल बस मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे नहीं जाने दिया। वहीं हम देखते हैं बींग कहता है, हम उन्हें क्यों पूछें, हम वैसे भी तो शॉपिंग करने जा सकते हैं। चैंग कहता है, तुमने सही कहा। बींग कहता है, लेकिन वांग जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। चैंग कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वांग जी कैसा है और लोग वांग जी से कितना डरते हैं। बींग कहता है, वो तो है। चैंग कहता है, तो क्यों ना हम रेडी होकर चलें। बींग कहता है, प्रेगनेंसी की वजह से उसके मूड स्विंग भी थोड़े हो रहे हैं, इसलिए वो आजकल वांग जी को भी बहुत परेशान करता है। वहीं हम देखते हैं कि बींग और चैंग रेडी होते हैं, बाहर आते हैं। जॉन जो पहले से ही कार के पास खड़ा था, बींग कहता है, जॉन हमें बाहर जाना है। जॉन कहता है, पर आप ऐसे नहीं जा सकते सर, मुझे वांग जी सर से परमिशन लेनी होगी। बींग कहता है, जॉन तुम हमारे बॉडीगार्ड हो या वांग जी के। जॉन कहता है, सर समझने की कोशिश कीजिए, सर मुझे बहुत डांटेंगे। वांग जी बींग कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे अभी जाना है तो अभी जाना है। जॉन जो फ़ोन करना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग और चैंग उसे फ़ोन ही नहीं करने देते। बेचारा कुछ नहीं कह पाता और फाइनली उन्हें लेकर सीधा मार्केट के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं एक काली कार जो बहुत टाइम से विंग और चैंग के घर के सामने खड़ी थी, वो उनका पीछा करने लगती है। विंग और चैंग तो बहुत खुश थे, फाइनली वो आज दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद। वहीं जॉन बहुत डरा हुआ था, उसने वांग जी को कई बार चुपके से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि वांग जी बहुत बिजी था। वहीं विंग जॉन उन दोनों को लेकर सीधा मॉल में पहुंचता है। जॉन भी चैंग और विंग के साथ मॉल में अंदर एंटर करता है। वो दोनों बहुत खुश थे, वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करने लगते हैं कि तभी हम अचानक देखते हैं, अचानक मॉल में कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं। विंग और चैंग डर जाते हैं। तभी जॉन जो उनकी तरफ देखता है, जॉन उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग अचानक कम से कम 10 लोग आकर विंग, चैंग और जॉन को घेर लेते हैं। जॉन अकेला बेचारा क्या करता, वो जॉन बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता और वो सारे लोग विंग और चैंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं जॉन जो पूरी तरीके से घायल होकर मॉल में पड़ा था, तभी वांग जी अपनी मीटिंग से फ्री होता है और जॉन के बहुत सारे कॉल देखता है। वो सीधा कॉल जॉन को लगाता है। जॉन जो पूरी तरीके से घायल था, वहीं उसका फ़ोन कोई उठाता है और वो कहता है, सर ये पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उनके कौन बोल रहे हैं, प्लीज़ यहाँ जल्दी आइए। वांग जी को तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो गया हो। वांग जी की हार्ट बीट तो बहुत फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, इसे चैन का चलिए। चैन कहते हैं, कहाँ। चैंग कहता है, तभी वांग जी कहता है, हॉस्पिटल, जॉन हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर जॉन हॉस्पिटल में है तो विंग और चैंग, वो दोनों कई बार विंग और चैंग को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर विंग और चैंग को कॉल ही नहीं लगता। से चैन की हालत तो बहुत ख़राब होने लगती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ वो जॉन को देखते हैं। जॉन पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वांग जी जॉन को देखता है और कहता है, जॉन तो तुम ऐसे। जॉन जो अभी होश में आया था, वो कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वांग जी कहता है, ये सब कैसे हुआ, मुझे सब बताओ। जॉन कहता है, सर मुझे नहीं पता, मैंने आपको कितनी बार कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने तो फ़ोन उठाया ही नहीं। वांग जी कहता है, मैं मीटिंग में बिजी था, पर मुझे एक बात बताओ, विंग और चैंग कहाँ हैं। तभी जॉन कहता है, मैं नहीं जानता, कुछ लोग आए थे, वो आकर मॉल में अचानक उन्होंने बहुत सारी फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दोनों सर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सारे लोग थे और मैं उन्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। उन्होंने मुझे बहुत घायल कर दिया और उन दोनों को लेकर चले गए। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, आखिर वो कौन थे। जॉन कहता है, सॉरी सर, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन थे। वांग जी तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में वो किसी को मार ही सकता है। सिचेन कहते हैं, रिलैक्स वांग जी,
वांगजी कहता है गग्गर रिलैक्स, आप अच्छे से जानते हैं हम दोनों की भूमिका गायब है और मैं नहीं जानता कि किसका हाथ है। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी फ़ोन उठाता है। एक पर्सन जो उधर से वांगजी की तरफ को हेलो कहता है। वांगजी कहता है कौन? तभी वो पर्सन कहता है मुझे पता है कि तुम अपने ओमेगा को लिए पागल हो रहे हो, आखिर तुम मुझसे प्यार जो करती हो, लेकिन सच में अगर तुम्हें अपनी ओमेगा चाहिए तो तुम दोनों भाई मुझसे मिलने आओ। वांगजी कहता है तुम कौन बोल रहे हो और आखिर तुम्हें क्या चाहिए? वो पर्सन कहता है मुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, याद रखना पुलिस या किसी को लेकर मत आना। वांगजी कहता है सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी? तुम्हारे लिए तो मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। वो पर्सन हंसता है और कहता है सीरियसली, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने काफ़ी हो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम दोनों की ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इससे पहले ऐसा ब्यूटीफुल ओमेगा कभी नहीं देखा। वांगजी कहता है खबरदार, जो उन दोनों में से किसी को टच भी किया, अगर चैंग या बी में से किसी को खरोच भी आई तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो पर्सन जोर जोर से हंसता है और कहता है सीरियसली, तुम्हारे ओमेगा मेरे पास हैं और तुम मुझे अभी भी धमकी दे रहे हो। वांगजी कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, रही बात मेरे ओमेगा की तो उन्हें तुम्हें बचा ही लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम नहीं जानते। वो पर्सन कहता है वांगजी वांगजी वांगजी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? तुम्हारे ओमेगा मेरे पास हैं, क्या होगा अगर मैं उन्हें बेड पर ले जाऊं और उनके साथ? वांगजी कहता है तुम मरना चाहते हो? मुझे एक बात बता दो बस, तुम कौन हो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो पर्सन हंसता है और कहता है सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हें ये बताऊँगा कि मैं कौन हूँ? खैर जो भी हो, मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम सच में अपने ओमेगा को देखना चाहते हो तो एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आ जाओ दोनों भाई। वांगजी कहकर फ़ोन कट कर देता है। सिचैन जो ये सब कुछ सुन रहे थे, क्योंकि वांगजी का फ़ोन पूरी तरीके से स्पीकर पर था, वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं ये कौन हो सकता है? वांगजी कहता है मैं नहीं जानता, जो कोई भी है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे विंग को नहीं पकड़ना चाहिए था। तभी सिचैन कहते हैं वांगजी विंग के पास ड्रेस वाला लॉकेट है। वांगजी कहता है गग्गा उसने उतार दिया। सिचैन कहते हैं पर क्यों? वांगजी कहता है आप तो जानते वो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ भी पहनना करना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उसे कितनी बार माना किया, लेकिन आप जानते हैं उसने वो निकाल कर फेंक दिया, उसने कहा कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सिचैन कहते हैं डैम, अब हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे? वांगजी कहता है वो हमें एड्रेस दे रहा है। सिचैन कहते हैं क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? वांगजी कहता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें उस पर ट्रस्ट करना ही होगा और हमें ये पता लगाना ही होगा कि क्या हमारे ओमेगा उसके पास हैं, और है भी तो वो हमसे क्या चाहता है। वहीं हम देखते हैं कुरेन जो अचानक हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो सिचैन और वांगजी के ऊपर गुस्सा थे। कुरेन कहते हैं मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कोई बेवकूफ़ी मत करना, वरना तुम्हारी वजह से वो दोनों इनोसेंट बच्चे फंस जाएंगे और वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। वांगजी कहते हैं अंकल। तभी कुरेन कहते हैं मुझे पता है उन्हें किसने किडनैप करवाया है। वांगजी कहता है किसने? अंकल कुरेन कहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वेंडवान है। वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहते हैं वेंडवान, तो वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। कुरेन कहते हैं ये भूलो मत, उसके पास हमारे दोनों बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चे प्रेग्नेंट हैं। अगर मेरे दोनों बच्चों को कुछ भी हो गया ना तो मैं वादा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा मैं खुद भी नहीं जानता। वांगजी कहता है अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं विंग और या चैंग में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। तभी कुरेन कहते हैं ठीक है जाओ और मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। वांगजी कहता है वैन रोहन। कुरेन कहते हैं एक बात और सुन लो। ये सुनकर वांगजी और सिचैन रुक जाते हैं। कुरेन कहते हैं उससे सिर्फ एक ही बात का बदला नहीं लेना कि वो तुम्हारे ओमेगा किडनैप कर ले गया है, बल्कि इस बात का भी बदला निभाएं कि तुम्हारे माता पिता का कातिल भी वैन रोहन है। विंग और सिचैन तो वांगजी सिचैन शॉक हो जाते हैं और अंकल की तरफ देखते हैं। अंकल कहते हैं बिल्कुल, मुझे आज ही पता चला कि आखिर वो यहाँ से भागकर साउथ कोरिया क्यों गया था।
भांजी कहता है मतलब? कुरैन कहते हैं मुझे आज पता चला, मैं कई दिन से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। तुम्हें पता है वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो यहाँ आकर किंग की कुर्सी पर बैठ सके, लेकिन वो नहीं जानता था कि तुम मेरे नेफ्यू हो। वो तुम्हें यहाँ मारकर खुद उस कुर्सी पर बैठने आया था, लेकिन सारी बाजी पलट गई जब उसे ये पता चला कि तुम मेरे नेफ्यू हो। वांगजी कहता है क्या वो जिंदा बचेगा मुझसे? कुरैन कहते हैं मैं नहीं जानता, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हारे माता पिता को खो चुका हूँ, लेकिन अगर इस बार मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता कि मैं सह पाऊँगा कि नहीं। ये सुनकर वांगजी कहता है अंकल कुरैन, जो एक गहरी सी सांस लेते हैं। वांगजी और सिचेन इतना गुस्से में थे कि वो ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और चैंग को, जो एक बहुत ही डार्क रूम में थे। चैंग कहता है विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ, पर हम हैं कहाँ? चैंग कहता है पता नहीं, लेकिन हम यहाँ आए कैसे? हम तो वहाँ। तभी विंग कहता है हम यहाँ आए कैसे? कैसी बातें करें गग्गा, वो लोग हमें यहाँ किडनैप कर लाए हैं। विंग कहता है वांगजी को पता चला होगा तो पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, आखिर इन लोगों को हमसे क्या चाहिए। तभी चैंग कहता है विंग तुम शांत हो जाओ। विंग कहता है शांत हो जाऊं? कैसे हो जाऊं गग्गा, आप ही को शॉपिंग करने आना था, मैंने कहा था कि नहीं जाते। अब क्या होगा अगर वांगजी को पता चला कि हम किडनैप हो गए हैं? चैंग कहता है विंग कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वैसे भी हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों डार्क कमरे में बिल्कुल अकेले थे। हालांकि वो बंधे हुए नहीं थे, लेकिन वो पूरी जगह सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तभी डोर ओपन होता है और वेन चाओ अंदर आता है। वेन चाओ उन दोनों को देखता है और कहता है हेलो ब्यूटीफुल। विंग और चैंग तो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो? चैंग कहता तभी वेन चाओ कहता है मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो विंग के करीब आता है और धीरे से उसके चेहरे को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़कर उसे दूर पुश कर देता है। तभी वेन चाओ कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है जो कोई भी हो तुम, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, वरना वांगजी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। वेन चाओ कहता है सच में तुम्हें लगता है कि वांगजी मेरे साथ कुछ कर सकता है? लेकिन मैं चाहूँ तो तुम दोनों के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ और करूँगा भी, लेकिन अभी नहीं। उससे पहले मैं तुम दोनों के अल्फा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा। विंग कहता है क्या? वेन चाओ कहता है कुछ टाइम में तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे हस्बैंड दोनों में से किसी का कुछ नहीं बचेगा। दोनों ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद तुम दोनों मेरे खिलौने बन जाओगे। विंग और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है तुम मरना चाहते हो? वेन चाओ कहता है सच में? वहीं वेन चाओ कहता है वैसे क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? चैंग कहता है तुम हाथ लगा के तो दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम हमें छू भी नहीं सकते, कुछ करना तो दूर की बात है। वेन चाओ ये सुनकर चिढ़ जाता है और अचानक वो धीरे धीरे सबसे पहले चैंग के करीब आता है और कहता है उसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुम्हें ही बता दूं कि मुझ में कितनी हिम्मत है। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही चैंग के करीब आता है, अचानक चैंग एक एक सीधा वेन चाओ के ऐसी जगह मारता है कि बेचारा वेन चाओ बैठ ही जाता है। वेन चाओ कहता है तुम? चैंग कहता है देख लेना, शायद तुम बच्चे पैदा करने लायक हुए भी हो कि नहीं। वेन चाओ तो दर्द से वहीं बैठ जाता है और कहता है यू इडियट, तुमने क्या किया? तुमने मुझे यहाँ लात क्यों मारी? चैंग कहता है मुझे पता है, हर इंसान को जब यहाँ हालात पड़ती है ना तो वो पूरी तरीके से राइट हो जाता है, और तुमको तो यहाँ नहीं, तुम्हारी बॉडी पे तो हर जगह किक पड़नी चाहिए। तभी विंग जो वेन चाओ को देख रहा था, वेन चाओ दर्द से तड़पता है और धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा इंतजार करो। चैंग कहता है फिर से आना, इस बार तो ऐसा तोड़ूंगा कि तुम लाइफ में कभी भी देखना उसके साथ कुछ नहीं कर पाओगे। वेन चाओ को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस टाइम उसे सच में बहुत पेन फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है गगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
चैंग कहता है तुम कह रहे हो कि मैंने गलत किया है। विंग कहता है गग्गा मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया है, लेकिन क्या होगा अगर वो कुछ करने की कोशिश करे। तभी भी वो कहता है तुम चिंता मत करो, कोई कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, समझे तुम। ऐसा कहता है जिस पर वो बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे, उसे वांगजी की बहुत याद आ रही थी। वो अपने मन में कहता है वांगजी तुम कहाँ हो, जल्दी आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। वहीं वांगजी और सिचेन दोनों कार में बैठकर सीधा उस प्लेस के लिए आ जाते हैं जहाँ का उन्हें एड्रेस भेजा था। वो अब जानते थे कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वैन रोहान है। वहीं वैन रोहान बहुत खुश था, अपने बेटे से कहता है तुम एक ओमेगा को नहीं संभाल पा रहे तो तुम क्या करोगे। वैन चाओ कहता है डैड उसकी चिंता मत कीजिए। तभी हम देखते हैं विंग और वांगजी और सिचेन दोनों बाहर आते हैं। कुछ बॉडीगार्ड्स उन्हें चेक करते हैं कि कहीं उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर अंदर आते हैं। वांगजी जो सिचेन को देखता है तभी वैन रोहान खड़ा होता है और कहता है वेलकम किंग माफिया। तभी वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है वैन रोहान तुम्हें क्या चाहिए। वैन रोहान कहता है मुझे क्या चाहिए, तुम ये क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है बिंग और चैंग कहाँ हैं। वैन चाओ कहता है बहुत जल्दी है तुम्हें, तुम दोनों को अपनी ओमेगा देखने की। चैन कहते हैं मैंने कहा चैंग और विंग कहाँ हैं। तभी वो कहता है रिलैक्स, तुम्हारी ओमेगा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत ओमेगा अपने हाथों से जाने दूंगा। वांगजी कहता है वैन चाओ कहता है चिल्लाओ मत वांगजी, मुझे तुमसे अब तो सच में जलन हो रही है, आखिर इतनी खूबसूरत चीज़ तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। तभी वांगजी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, अगर विंग के बारे में एक लफ्ज़ और कहा तो तुम मरोगे। तभी वो कहता है बिल्कुल मैं तो करूँगा, मैं तो विंग के बारे में और चैंग दोनों के बारे में करूँगा, क्योंकि इतने खूबसूरत अल्फ़ा ओमेगा मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये सुनकर वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो वैन चाओ को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी अचानक दो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वैन चाओ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे प्लेस पर खड़े हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, सोचना भी मत, वरना तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ओमेगा के साथ क्या होगा। सिचेन कहते हैं वांगजी प्लीज़ रिलैक्स, हम उन दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वांगजी कहता है गग्गा वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सिचेन कहते हैं आई नो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो तो चाहता भी ऐसा है कि हम कैसे भी करके उस पर हाथ उठाएं ताकि वो रिएक्ट कर सके। वांगजी कहता है मतलब। सिचेन कहते हैं तुम अच्छे से जानते हो हमारे धंधे का एक रूल है, हम पहले से किसी पर वार नहीं करते, और अगर हमने बिना गलती के वैन चाओ या वैन रोहान के साथ कुछ भी किया तो हम भी बराबर में फंस सकते हैं। वांगजी कहता है तो आप कह रहे हैं कि मैं हाथ पे हाथ रख के खड़ा रहूं। सिचेन कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे इतना गुस्सा दिखाओ कि वो खुद तुम्हारे ऊपर या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए। ये सुनकर वांगजी उनकी तरफ देखता है। सिचेन कहते हैं बिल्कुल ये वर्क काम करेगा। ये सुनकर वांगजी एक स्मक करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, कि वांगजी वैन रोहान और वैन चाओ से चैंग और विंग को बचा पाएगा। आज का पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।